बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी और आप देख रहे हैं एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं पाकिस्तान सीरीज की एपिसोड नंबर 18 में। और आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे और अपनी राय आपसे शेयर करेंगे अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैटफ। फैटफ का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, इसकी बेसिक जिम्मेदारियां क्या है, इसका लीगल स्टेटस क्या है, इसके जो लिस्ट्स हैं, व्हाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, इसकी इंप्लीकेशंस क्या होती हैं, पाकिस्तान इन लिस्ट में किस तरह आया, अगर आया तो कैसे निकला, दोबारा वापस कैसे आया, इसके पीछे क्या है, कौन से ममालिक इसके मेंबर कंट्रीज हैं, कौन से ममालिक इसमें लॉबिंग करते हैं, पाकिस्तान को खित्ते के अंदर जिस तरह आइसोलेट कर दिया गया है, क्या अब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी पाकिस्तान को अकेला किया जाने लगा है। बहुत सी ऐसी चीजों को इंशाल्लाह डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फैटफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे बात करेंगे, हाउ इट वर्क्स। जब हम स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करेंगे तो हम उसके बाद देखेंगे इसकी वर्किंग क्या है, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितना फैला हुआ है, दुनिया में चीजें डील कैसे करते हैं, व्हाई पाकिस्तान कंसीडर्ड इन ग्रे लिस्ट इन 2013 और 2013 से 16 तक ग्रे लिस्ट मेरा फिर बाहर आ गया, और फिर पाकिस्तान 2018-19 में क्यों दोबारा ग्रे लिस्ट का हिस्सा बना, और क्यों 2020 जनवरी इसी साल के आगाज में एक कॉन्स्पिरेसी की गई और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाया जाने लगा था। फिर अभी अक्टूबर में हमने ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना था, हम फिर नहीं निकल सके। अब फरवरी 2021 फिर एक और कमेटी बैठेगी और उसकी डिसीजन होगा। ये कैसे होता है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके पीछे कौन और कौन कौन से ममालिक हैं जो चाहते हैं पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाए, व्हाइट लिस्ट में आए। ग्रे लिस्ट में जब कोई मुल्क आ जाता है तो उसके ऊपर कौन सी इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस होती हैं, उसके जीडीपी पे क्या फर्क पड़ता है, इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है, डेवलपमेंट पे क्या फर्क पड़ता है, उसकी पर कैपिटा इनकम पे क्या फर्क पड़ता है, मुल्क में मौजूद जो रिसोर्सेज हैं या जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो कितने हद तक रुक जाती है, मुल्क की करेंसी कैसे डीवैल्यूएट होती है। और इस वक्त पॉलिटिकली फैटफ को एक मूव के तौर पे इस्तेमाल कर रही है दुनिया की बड़ी ताकतें। क्या इजराइल का जो प्रेशर है, पाकिस्तान इजराइल को एज ए कंट्री, एज ए स्टेट तस्लीम कर ले, इसके ऊपर कोई रिजर्वेशन तो नहीं है? क्या ऐसे ममालिक तो नहीं है फैटफ के मेंबर कंट्रीज में जो किस तरह के मामला चाहते हैं? लास कश्मीर का इशू कितना इंपॉर्टेंट है। क्या पाकिस्तान इतना बुरा फंस चुका है दुनिया की इस पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर, चाहे वो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हो, इकोनॉमिक अलायंसेस हो या पॉलिटिकल अलायंसेस हो, कि पाकिस्तान को अब सिर्फ अपनी पड़ गई है और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी मेजर स्टांस था कश्मीर के बारे में उसमें कोई नरमी आ जाएगी, हम पीछे हट जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है इन तमाम चीजों का फैटफ के साथ। और आखिर में फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि जो फैटफ है पाकिस्तान के लिए इससे बाहर निकलने का वे फॉरवर्ड क्या है, क्या हमारे पास कोई अल्टरनेटिव मौजूद है या नहीं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैटफ। 1989 बड़ा इंपॉर्टेंट साल है, 1989 जिसके एक साल बाद 90 आता है, और 90 में सोवियत एम्पायर जो है डिसमेंबर हो जाती है। अमेरिका जो है अपने सबसे बड़े हरीफ को टुकड़े टुकड़े कर देता है। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान और मुजाहिदीन मिलकर के रेड आर्मी को शिकस्त दे देते हैं। और जो सोवियत यूनियन के उस वक्त के सरबराह हैं, प्रेसिडेंट जो हैं मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत यूनियन को रशिया डिक्लेयर करते हैं, 15 रियासतें अलग हो जाती हैं और अब का जो रशिया है ये कम्युनिस्ट रशिया नहीं रहता। प्रेस्ट्राइका आ जाता है, ग्लासनोस्ट आ जाता है, यानी सोशल लिबर्टी आ जाती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज बन सकती हैं, जमहूरियत हो सकती है। और जो प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी कम्युनिज्म के ऊपर कि कोई शख्स प्रॉपर्टी ऑनर नहीं होता, स्टेट प्रॉपर्टी ऑन करेगी। अब प्रॉपर्टी ऑनरशिप के भी राइट्स आम आवाम को, लोगों को मिल जाते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है। तो इसका मतलब ये कि कम्युनिज्म हार जाता है और अमेरिकन कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी जीत जाती है। ठीक उसी दौर में 1989 में एक इदारा बनता है। होता कुछ यूं है कि G7 कंट्रीज है, दुनिया के बड़े मुल्क हैं जिसमें कनाडा है, अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी, इस तरह के बड़े ममालिक, इनकी एक मीटिंग चल रही होती है
اور یاد رکھیے گا جو G7 کنٹریز ہیں, G20 کنٹریز ہیں, G70 کنٹریز, یہ جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں یہ نان لیگل آرگنائزیشن ہے, ان کا کوئی لیگل آرگنائزیشن سٹرکچر نہیں ہوتا. یہ کوئی UNO کی طرح کی آرگنائزیشن نہیں ہے, یا جس طرح ریجنل آرگنائزیشن آسیان ہے, شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن ہے, سارک ہے, یورپی یونین, یہ اس طرح کی آرگنائزیشن نہیں ہوتی. یہ بلکہ ممالک نے آپس میں اپنی کیٹیگرائزیشن کی ہوتی ہے. تو دنیا کے جو بڑے ممالک G10 ہوتا ہے, G7 ملک تھے اس وقت, ان کی میٹنگ چل رہی تھی. اس میٹنگ میں ڈیسائیڈ یہ کیا گیا کہ پوری دنیا کے اندر منی لانڈرنگ ہوتی ہے, بلیک منی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے جس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 89 میں ایسا کیوں ہو رہا ہے, اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ یہ ایسا اس لیے ہو رہا تھا کہ یہ امریکن برین چائلڈ ہے, یہ برٹش برین چائلڈ ہے, یہ فرینچ برین چائلڈ ہے. اگر آپ دیکھیں تو برطانیہ, امریکہ اور فرانس یہ مل کے چاہتے تھے کہ سوویت کمیونزم دنیا میں نہ پھیلے, اور ویسٹرن یورپ جو ہے اس کو انہوں نے اس سے بچایا. اس لیے کیپٹل ازم جو ہے آپ کا وہ ویسٹرن یورپ میں تھا, اور ایسٹرن یورپ میں کولڈ وار کے عراق کے دوران کمیونزم تھا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب سوویت یونین ڈس ممبر ہو جاتا ہے, 15 ریاستیں الگ ہو جاتی ہیں, اور 1917 والے سٹیٹس پہ وہ رشیا ایک رشین فیڈریشن بن جاتا ہے, تو جو 15 ملک آزاد ہو رہے تھے وہاں نئی پالیٹکس ہو سکتی تھی. ان میں سے سینٹرل ایشین ریپبلک 6 ملک وہ ہیں جو سینٹرل ایشین ریپبلک ہیں. اس میں قزاقستان ہے, کرغزستان ہے, تاجکستان ہے, ترکمانستان ہے, ازبکستان ہے, اور آذربائیجان ہے جو ایران کے ساتھ ہے. ایک تو آذربائیجان, ایران, اور دوسری طرف سے اوپر رشین فیڈریشن کا جو حصہ آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ کچھ ترکمانستان جس طرح کا ہے. یہ کیسپین سی کے ریجن میں بھی آتے ہیں جو دنیا کا 40% انٹیپڈ آئل ریسورس ہے. تو ایک تو گریٹ گیم وہاں پہ بھی سٹارٹ ہو چکی تھی. دوسرا امریکن, فرینچ, جرمنز اور اسپیسیفکلی UK کے جو ممالک تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کیا جائے, اور اب سوویت یونین دوبارہ کھڑا نہ ہو سکے, یعنی رشیا اب دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو سکے. ادھر سے چائنا کی ریسرجنس ہو رہی تھی. تو ایسے قوانین بنا دیے جائیں کہ جو پیسہ دنیا میں موو کیا جاتا ہے, ایک بینک سے دوسرے بینک میں آتا ہے, انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہوتی ہے, فنڈنگ ہوتی ہے, کیپٹل انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اس پہ نظر رکھی جائے. اور اس پہ نظر ایک ہی صورت پہ رکھی جا سکتی تھی جب آپ ایک کنفیوژن کریٹ کریں کہ دنیا میں منی لانڈرنگ ہوتی ہے. حالانکہ جب میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں فیٹف کا آرگنائزیشن اسٹرکچر بتاؤں گا تو آپ کو اس میں سے بہت سے ایسے ممبر کنٹریز ملیں گے جو سیف ہیونز ہیں اس وقت 2 نمبر پیسے کی اور بلیک مارکیٹ کی. خیر یہ ادارہ بن جاتا ہے. اس کی جو انیشل ترجیحات ہوتی ہیں وہ صرف یہی ہوتی ہیں کہ جی دنیا میں منی لانڈرنگ نہیں ہوتی چاہیے, اور بلیک منی ایک جگہ سے دوسری کا ٹرانسفر نہیں ہونی چاہیے, اور منی لانڈرر کو پکڑا جائے. جس طرح ہم پچھلے دنوں وکی لیکس میں ہم نے دیکھا تھا, اس کے بعد پاناما لیکس میں دیکھا تھا کہ کس طرح کمپنیز بنتی ہیں, کاغذوں میں کمپنیاں کام کرتی ہیں. اسی طرح شیل کمپنیز بھی ہوتی ہیں. یہ ایک شیل کمپنی ایسی کمپنی ہوتی ہے جو کاغذوں میں ہوتی ہے اور پریکٹیکلی نہیں ہوتی. پھر NGOز کو, ادر آرگنائزیشن کو, نان پروفٹ آرگنائزیشن کو, NPOز کو پیسہ جاتا ہے, اور وہاں سے پھر وائٹ ہوتا ہے, پھر پراپرٹی خریدی جاتی ہے, کاغذوں میں بزنس شو کیا جاتا ہے, اور اس پیسے کو وائٹ شو کر کے دوبارہ مارکیٹ میں لایا جاتا ہے. یہ پورا ایک آرگنائزیشن سٹرکچر ہے پیسے کی ٹریولنگ کا, جس کو انہوں نے مانیٹر کرنا تھا. لیکن 2001 میں 9/11 ہو جاتا ہے. اب 9/11 کے ہونے کے بعد امریکہ جیسے ملک کو ایک بہانہ مل جاتا ہے, ایک توجہ مل جاتی ہے کہ دنیا میں ٹیرر فائنانسنگ ہو رہی ہے, ٹیررزم کے نام پہ پیسہ دیا جا رہا ہے. اب چونکہ امریکہ میں 9/11 ہو جاتا ہے, ٹوئن ٹاور پہ جہاز لگ جاتے ہیں, اس پہ 14-15 عربز کے نام آ جاتے ہیں, اور یہ 14-15 عرب نیشنلٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں اس میں ٹونیشیا کے لوگ بھی ہیں, لیبیا کے لوگ بھی ہیں, عراق کے لوگ بھی ہیں, سعودی عربیہ سے اسامہ بن لادن کا نام آتا ہے, افغانستان کا نام آتا ہے, پھر افغانستان میں اسامہ بن لادن آ جاتا ہے, مشن آپریشن انڈیورنگ فریڈم کے نام سے افغانستان پہ حملہ ہو جاتا ہے, کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں عراق پہ حملہ ہو جاتا ہے, اور امریکن اپنی جنگیں لڑتا رہتا ہے. لیکن دوسری طرف دنیا کی جو فائنینسنگ ہے, پیسہ جو ہے, اکانومی جو ہے, اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے. اس سے پہلے IMF ورلڈ بینک اس کو دیکھتا تھا, اب ایک نیا ادارہ بن جاتا ہے. اب آگے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کچھ بڑے اور سینٹرل یورپ کے ملک جو ہیں وہ اس کا حصہ بنتے ہیں, اور ان کے کچھ پرنسپل سیٹ ہوتے ہیں, آلموسٹ 32 بیسک پرنسپلز بنتے ہیں, اور ان پرنسپلز میں بتایا یا کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جو فائنینشیل ایکٹیویٹی ہے اس کو مانیٹر کرے گی وہ ریاست. انٹرنیشنلی کچھ ایسا نہیں ہوگا. ابھی 2006 تک یہی سسٹم چل رہا تھا. اب جب وہ ریاست اس کو مانیٹر کرے گی تو ریاست ذمہ دار ہوگی اگر کسی نان پروفٹ آرگنائزیشن یا ٹرسٹ کے پاس پیسہ جاتا ہے اور وہ پیسہ
किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होता है या टेरर फाइनेंसिंग में इस्तेमाल होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मेंबर कंट्रीज कानून साजी की रिकमेंडेशंस देंगे, सिफारिशात देंगे, वो मुल्क अपने मुल्क के आइन में ऐसी कानून साजी करेगा जिसके तहत उस मुल्क की जो इकोनॉमी है उसके अकॉर्डिंगली रेगुलेट की जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती चली गई और इसके 37 मेंबर कंट्रीज बन जाते हैं। अब जब 37 मेंबर कंट्रीज बन जाते हैं तो इसमें ऑब्वियसली बात है ईस्ट एशियन कंट्रीज भी आ जाते हैं, कुछ एशियन कंट्रीज भी आ जाते हैं, सेंट्रल यूरोप और वेस्टर्न यूरोप तो पहले ही इसको बनाने वाले थे। तो इन 37 ममालिक के साथ साथ दो बड़ी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को इसकी मेंबरशिप मिल जाती है, जिसको हम यूरोपीय यूनियन कहते हैं, जिसके 27 मुल्क अब रह गए ब्रेक्जिट के बाद, और दूसरी तरफ गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल जीसीसी। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल बेसिकली अरेबियन पेनिनसुला के इर्द गिर्द सऊदी अरबिया है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, अमान है, इनकी आपस की कॉर्पोरेशन है, ये इसके मेंबर बन जाते हैं। अब होता यह है कि ये जो 37 ममालिक हैं 2018-19 तक, ये 37 ममालिक प्लस यूरोपीय यूनियन और गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल वक्त के साथ साथ अपने एनुअल समिट्स में जो एनुअल मीटिंग्स करते हैं, उन मीटिंग्स में कुछ नई कानून साजियों की रिकमेंडेशन ममालिक को देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, कुछ लिस्ट्स बना देते हैं। फॉर एग्जांपल 3 इंपॉर्टेंट लिस्ट हैं, एक व्हाइट लिस्ट है, एक ग्रे लिस्ट है और एक ब्लैक लिस्ट है ना। व्हाइट लिस्ट में वो तमाम ममालिक आते हैं जिन ममालिक के अंदर जो पैसे की तरसील है, बिजनेस एक्टिविटी है, सारी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, ये तमाम चीजें जो है ये मॉनिटर कर रही है वो रियासत, और इंटरनेशनली जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसके जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रही है, और कोई ऐसी लूप होल्स नहीं है जिससे उस मुल्क के अंदर कोई टेरर फाइनेंसिंग हो सके या मनी लॉन्ड्रिंग हो सके। ये तो पहले एक बहुत बड़ी ये बात व्हाइट लिस्ट की। और ऑब्वियसली बात है जो 37 मुल्क हैं वो इस व्हाइट लिस्ट में होंगे क्योंकि वो तो मेंबर है, उनको देखने पूछने वाला कोई नहीं। अब आती है बात जीसीसी की और यूरोपीय यूनियन की, तो वो भी चूंकि इसके मेंबर हैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, ग्रे लिस्ट आएगी। ये वो लिस्ट होगी जिसमें अगर किसी कंट्री को देखा गया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने बेसिकली 8 सब एजेंसीज बनाई हैं पूरी दुनिया को मॉनिटर करने के लिए। इन्होंने फर्दर ऑर्गेनाइजेशंस को अथॉरिटी दी है कि हमारे बिहाफ पे आप ये चेक एंड बैलेंस रखेंगे, और इस चेक एंड बैलेंस रखने की भी कुछ टेक्निक्स है, मैं आपसे शेयर करता हूं। अब ये करेंगे क्या, ये मॉनिटर करेंगे ममालिक को कि इन ममालिक की जीडीपी ग्रोथ क्या है, यहाँ पे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है, यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट या वायलेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैसे काम करती हैं, उनको फंड कहाँ से जारी किए जाते हैं। अच्छा, वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं इंटरनेशनल टेररिज्म की लिस्ट में तो नहीं है, उन ऑर्गेनाइजेशन का किसी ऐसी जो कॉवर्ट वर्ल्ड है, अंडर वर्ल्ड है, ड्रग ट्रैफिकिंग करने वाले ममालिक हैं या ऐसे जो माफियाज हैं उनसे तो ताल्लुक नहीं है, जिनका पैसा ब्लैक से व्हाइट ये ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। फिर ये देखा जाएगा कि इन ऑर्गेनाइजेशन की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो कैसे है, वो जायज है या वो नाजायज है, चाहे वो लोगों से चंदा फंड लेके काम कर रहे हो, लेकिन इन्होंने इसको मॉनिटर करना है। अब ग्रे लिस्ट में वो ममालिक आते हैं जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो रिकमेंडेशन बनाई गई हैं उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे, यानी कहीं ना कहीं लोग फूल्स हैं। उन ममालिक के अंदर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मादर पिदर आजाद हैं, जो कहीं से भी फंड इकट्ठा कर रही हैं, जो सस्पेक्टेड है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस करती हैं, जिनका दुनिया में टेररिस्ट के साथ लिंक हो सकता है या फिर ऐसे माफियाज के साथ लिंक हो सकता है जिनका वो पैसा वाइट कर रहे हैं, जिनसे दुनिया को नुकसान हो सकता है। और दुनिया का मतलब क्या होता है, वेस्ट। ये आपने एक डायलेमा है, इसको ज़हन में रखना है। जो वेस्टर्न कंट्रीज को नुकसान पहुंचाए उसको दुनिया कहा जाता है, क्योंकि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसी की बैंड। और ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने ये बनाई भी इसीलिए कि उनके मफादात को नुकसान ना हो। हालांकि इसके बरक्स अगर देखा जाए तो इस 70 सालों में यानी 1945 से लेके आज दिन तक 73 सालों में, सॉरी 75 ईयर्स में ऑलमोस्ट 100 के करीब अमेरिका ने जंगें कर ली हैं। फिर भी अमेरिका एक सिविलाइज्ड नेशन है। दुनिया को एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म में डालने वाला, झोंकने वाला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इस वक्त दुनिया को सिखाता है कि किस तरह टेररिज्म को कन्फ्रंट करना है। खुद हिलरी क्लिंटन 2014 में जो कांग्रेस को वो खिताब करती हैं और उसमें वो कहती हैं कि यस वी हैव फाइनेंस्ड तालिबान ड्यूरिंग रेड आर्मी इन्वेजन इन अफगानिस्तान, जबकि सोवियत यूनियन की आर्मी वहां पे ही हमने फाइनेंस किया। यस
वी आर दोज हु हैव क्रिएटेड, यानी उसने तो सीआईए का नाम लिया कि जिसने क्रिएट की आईसिस और दाइश इराक में और सूरिया के अंदर। खैर ये तो बहुत से चीजें हैं जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी पिछले चंद महीने पहले भी हमें नजर आए कि किस तरह ट्रंप ने बताया कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन को भी रिग कर सकती है, जो कि हम समझते थे सिर्फ ये अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा होता है। ये एक अलग बहस है। अब करता क्या है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कि अगर कुछ ममालिक उसमें नजर आए तो रिकमेंडेशन देते हैं मेंबर कंट्रीज, यानी 37 मेंबर कंट्रीज एक रिकमेंडेशन बनाएंगे और कम से कम 3 ममालिक उस रिकमेंडेशन को मानेंगे और वो कहेंगे कि दुनिया के इस मुल्क को आप ग्रे लिस्ट कर दें, इस मुल्क को आप ब्लैक लिस्ट कर दें। अब होता कुछ यूं है कि अगर मीटिंग के दौरान ये फाइनलाइज हो जाए और कम से कम 12 ममालिक इन रिकमेंडेशन के अगेंस्ट वोट कर दे कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, हम इस चीज को इतना नहीं सख्त समझते, तो ना मुल्क ग्रे लिस्ट में आएगा ना ब्लैक लिस्ट में आएगा। लेकिन इस तरह के पाकिस्तान का केस है, जनवरी 2020 में क्या हुआ था कि इंडिया ने, यूएसए ने और इजराइल ने, इन्होंने मिलकर एक रिकमेंडेशन दी थी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, जिसपे फिर हमें 3 ममालिक चाहिए थे, कम से कम 2 ममालिक जो इसके खिलाफ वोट करें और 1 ममालिक जो एब्सटेन करे। तो टर्की और मलेशिया ने कहा था कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में नहीं लाया जाना चाहिए, और चाइना ने इस पे एब्सटेन किया था, यानी इस जो प्रपोजल के ना हक में था ना खिलाफ था, लेकिन उसने अपना एक स्टेटस शो किया था कि जी मैं एब्सटेन करता हूं इसको। इस तरह से पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट से बच गया। इसी तरह अक्टूबर में भी दोबारा इसको बड़ा ज्यादा इंडिया ने पुश किया और हम ग्रे लिस्ट से बाहर आ सकते थे अक्टूबर 2020 के बाद, लेकिन अभी हमें फिर ग्रे लिस्ट में रखा गया और 2021 फरवरी 2021 यानी अगले साल के दूसरे महीने तक भी हम ऑब्जर्व किया जाएगा ग्रे लिस्ट में रहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके मेंबर कंट्रीज को देखें तो इसके मेंबर कंट्रीज में इजराइल भी है, इसके मेंबर कंट्रीज में इंडिया भी है, इसके मेंबर कंट्रीज में फ्रांस भी है, इसके मेंबर कंट्रीज में यूके भी है, इसके मेंबर कंट्रीज में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी है। अब इन मुल्कों के मफाद में कतन ये नहीं है कि सीपैक बने, इन मुल्कों के मफाद में वर्ल्ड बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इनके हक में नहीं है, और पाकिस्तान वो मेजर मुल्क है जहां से सीपैक का रूट जा रहा है, और सीपैक तो वन बेल्ट वन रोड यानी BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक इंपॉर्टेंट वेस्टर्न एरिया है जहां बहुत बड़ी ट्रेड होने लगी है, एक स्ट्रक्चर बन रहा है, रोड नेटवर्क है, रेल नेटवर्क है, फिर इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे जिससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा, चाइना को बहुत फायदा होगा। लेकिन मैंने जिस तरह आपको पिछली वीडियो में RCEP में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक अग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली बताया था कि उसमें भी वेस्टर्न मार्केट बंद होने जा रही है, वेस्ट को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा करके जो चाइना है उसका एक इंपॉर्टेंट हलीफ यानी उसका इंपॉर्टेंट पार्टनर काउंटर पार्ट पाकिस्तान जो सीपैक में दूसरे एंड पे पाकिस्तान है, उसको यहां पर कमजोर किया जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिस तरह कि आपने देखा कि इसी साल अप्रैल मई के अंदर कतर ने और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इन्होंने इजराइल को एक्नॉलेज किया, और जून में एशिया टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर आई थी कि बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलेगी इसी साल के एंड में सऊदी अरबिया की तरफ से। और हमें पता है कि पिछले माह न्योम सिटी के अंदर नेतन्याहू भी, माइक पॉम्पियो भी और उसके साथ साथ सलमान बिन मोहम्मद या मोहम्मद बिन सलमान जो है MBS, उनकी मुलाकात हुई और अब सऊदी अरब उसको रिकॉग्नाइज करने जा रहा है। तो अब ये जो खेल खेला जा रहा है वो क्या है, इसमें फिर अगर कोई बोन ऑफ कंटेंशन है, कोई चीज फंसी हुई है, कोई मसला होता है, तो वो किसका होता है, वो पाकिस्तान का होता है, क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। तो फिर प्रेशर कहां से आ रहा है, उसी कतर का प्रेशर, उसी UAE का प्रेशर, उसी सऊदी अरबिया का प्रेशर। अब देखें कि सऊदी अरबिया, UAE और कतर, इवन के बहरीन और ओमान भी GCC के मेंबर हैं, और GCC जो है एज ए ऑर्गेनाइजेशन वो फैटफ की मेंबर है। तो क्या आप समझते हैं कि इजराइल को मानने वाले ममालिक एक ऐसे मुल्क के हक में होंगे जो इजराइल के खिलाफ है, यानी इजराइल के स्टेटस को एज ए नेशन स्टेट नहीं मानता, क्योंकि फलस्तीन का इशू है, फलस्तीनियों के साथ उनकी जगह पे जुल्म हुआ है, कत्लो गारत हुई है और टेररिज्म हुआ है, और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इजराइल की तरफ से हुआ है। अब वो तो मानेंगे नहीं इसको। तो अब पाकिस्तान जो यहाँ पर तने तनहा खड़ा है, तो पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जाएगा, और प्रेशराइज किया कहां से किया जाएगा, फैटफ से किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान कैसे प्रेशराइज होगा, फैटफ की अगर ब्लैक लिस्ट में डाल भी देते हैं, ग्रे लिस्ट में हमें रखते भी हैं, तो हमें क्या नुकसान है। याद रखिएगा जो फैटफ है
یہ بیسیکلی کوآرڈینیشن اینڈ کوآپریشن کا بھی کام کرتا ہے. مثلاً یہ پوری دنیا میں ایک ایسی ایجنسی, ایک ایسا ادارہ بنایا گیا ہے جو کہ ٹاسک فورس کا کام کرتا ہے نا. واٹ از ٹاسک فورس؟ جس کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے کہ دنیا میں یہ معاملات ہو رہے ہیں, ان کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے, گرفت کرنی ہے اور پھر ریکمنڈیشنز دینی ہے. تو obviously بات ہے ریکمنڈیشن کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو ہی دینی پڑیں گی, اور ریکمنڈیشن جب آپ کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو سفارشات دیتے ہیں تو وہ سفارشات پھر ڈیفائن کرتی ہے کہ وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن اب جس ملک کے خلاف یہ ریکمنڈیشن آئی ہے اس کے ساتھ کیا کام کرتا ہے. فار ایگزامپل فیٹف اپنی ریکمنڈیشن دیتا ہے آئی ایم ایف کو, فیٹف اپنی ریکمنڈیشن دیتا ہے ورلڈ بینک کو, فیٹف اپنی ریکمنڈیشن دیتا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو, اور اس طرح کے بہت سے ذیلی انٹرنیشنل اور ریجنل آرگنائزیشن کو, ایون کے انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشنز کو بھی. اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ اگر فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں, تو پاکستان کی اکانومی آلریڈی بیٹھی ہوئی ہے. یعنی ایک تو کرونا وائرس ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے اوپر انٹرنیشنل جو ڈیٹ برڈن ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمارے اپنے لوکل بینکوں سے ہم نے بہت قرضہ لیا ہوا ہے, تو اکانومی ہماری بیٹھی ہے, انڈسٹری ہمارے ملک میں کوئی ہے نہیں. تو اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیویٹ ہوتی ہے. لیٹ سے ڈالر کے مقابلے میں اگر روپی 1 روپیہ بھی کم ہوتا ہے, یعنی اگر آج ڈالر کا ریٹ 169 ہے اور کل صبح مڑتے ہیں تو 171 یا 172 ہوتا ہے, 1-2 روپے ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے, تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہم نے انٹرنیشنل ڈیٹ یعنی قرضے واپس کرنے آئی ایم ایف کو, ورلڈ بینک کو یا کسی اور ملک سے بھی ہم نے جو قرضہ لیا ہوتا ہے وہ ہم لیتے ہیں ڈالر. اب ہم نے پیسے ڈالر میں واپس کرنے ہوتے ہیں, تو بیٹھے بیٹھے پر ڈالر 2 روپے کا ہمیں لاس ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم نے کسی ملک کے 6 بلین ڈالر واپس کرنے ہیں, جو کہ پاکستانی روپیز میں اگر 140 ہزار کروڑ بنتے ہیں, تو وہ ایک ڈی ویلیویشن آف پاکستانی روپی, 1-2 روپیہ بھی اگر پاکستانی روپی کم ہوتا ہے تو وہ 140 کروڑ کی بجائے 170 کروڑ ہو جاتے ہیں. یعنی 30 کروڑ روپیہ آپ کو تھوڑی سی فلکچویشن کے اوپر پڑ جاتا ہے. اب 170,000 کروڑ, تو 30,000 کروڑ آپ کو یہ پڑ جاتا ہے. یعنی آپ نے جو قرضہ دینا ہے وہ بیٹھے بیٹھے قرضہ زیادہ ہو گیا, کیونکہ آپ کی اپنی اکانومی, آپ کی اپنی کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہو گئی. دوسرا نقصان اس کا کیا ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل قرضے ہیں اس میں کچھ بیل آؤٹ پیکجز ہوتے ہیں, کچھ ریلیکسیشنز ہوتی ہیں, کچھ آپ کو ٹائم مل جاتا ہے اپنی قسط ادا کرنے کے لیے, تو وہ ٹائم بھی آپ کو نہیں دیا جاتا. اور تیسرا امپورٹنٹ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے, ورلڈ بینک جو کہ ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈز آپ کو جاری کرتے ہیں یا آپ کو لون دیتے ہیں, پچھلا لون ختم کرنے کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, یا اور آپ کے ادر آرگنائزیشن یا کنٹریز سے آپ جو پیسے لیتے ہیں, ان کی شرائط سخت ہو جاتی ہیں. وہ شرائط کیا ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے کسی سے $100 لیے, تو وہ کہے گا کہ میں آپ کو یہ $100 1 سال کے لیے دیتا ہوں اور میں اس کے اوپر 15% انٹرسٹ لوں گا, یعنی آپ مجھے $115 واپس کریں گے. ہمیں سمجھ آ جاتی ہے, ہم اس پیسے کو کسی اکنامک ایکٹیویٹی میں لگاتے ہیں یا کچھ قرضہ واپس کرتے ہیں, اکانومی کو سیٹ کرتے ہیں, ملک میں غربت کو تھوڑا کم کرتے ہیں, اور سال بعد پیسہ ری جنریٹ کر کے انہیں دے دیتے ہیں. لیکن اگر آپ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی وائٹ لسٹ میں نہیں ہے بلکہ گرے لسٹ میں ہے, تو اب جو لون کسی بھی جگہ سے آپ کو $100 کا ملنا تھا 15% پہ, وہ 25 یا 30% پہ ملے گا, کیونکہ آپ ایک ریلائبل اکانومی نہیں ہے, ریلائبل کنٹری نہیں ہے. آپ کے ملک میں منی لانڈرنگ ہوتی ہے, آپ کے ملک میں ٹیرر فائنینسنگ ہوتی ہے, جو کہ آپ کے اوپر امپلیکیشن, آپ کے اوپر بہت زیادہ الزام ہے, ایکوزیشن ہے, جس کی وجہ سے آپ گرے لسٹ میں آئے ہیں. تو اب آپ کو اگر کوئی چیز, کوئی پیسہ لینا بھی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے, انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے, تو وہ بہت مہنگے داموں ملے گا. اب پچھلا قرضہ واپس کرنے کے لیے پاکستان پچھلے قرضے واپس کرنے کے لیے نئے قرضے لے رہا ہے, اور نئے قرضے اتنے ہائر ریٹس پہ لے گا, تو وہ کیسے واپس کرے گا؟ اب وہ قرضے واپس کرنے کا پلان پھر آپ کو آئی ایم ایف بتاتا ہے کہ آپ نے بجلی مہنگی کرنی ہے, آپ نے پیٹرول مہنگا کر رہا ہے, آپ نے فلاں 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 نئے ٹیکسز انٹروڈیوس کرا دینے ہیں, ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگا دینا ہے, ویٹ لگا دینا ہے, ویلتھ ٹیکس لگا دینا ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کی انڈسٹری بیٹھ جاتی ہے. فار ایگزامپل میں پولٹری فارمنگ کی طرف آتا ہوں, تو آپ نے پولٹری کی انڈسٹری میں دیکھا کہ پاکستان اس میں سیلف سفیشینٹ ہے, 4-5 نمبر پہ پوری دنیا میں آتا ہے. اسی طرح ایگ فارمنگ ہے, اس میں بھی پاکستان آتا ہے. اسی طرح پاکستان ڈیری پروڈکٹس میں دنیا میں 5ویں-6ویں نمبر پہ آتا ہے, لائف سٹاک میں آتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں مہنگی کیوں ہیں؟ فار ایگزامپل اگر اس وقت دیکھا جائے کہ 1 ڈزن آف ایگز پاؤنڈز میں یو کے کے شہر لنڈن میں کتنے کے مل رہے ہیں, اور پاکستان کے شہر لاہور یا کراچی اسلام آباد میں کتنے کے مل رہے ہیں, تو پاکستان میں 1 درجن انڈے جو ہیں اگر پاؤنڈ یا ڈالرز میں لیے جائیں ان ممالک میں, تو وہاں پر سستے اور یہاں پہ مہنگے.
अब ये अंडे महंगे तो नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए एक एनालॉजी ड्रॉ करके दे रहा हूं। होता यह है कि उन फैक्ट्रीज के ऊपर, उन हैचरीज के ऊपर, उन तमाम प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाता है, टैक्सेस लगाए जाते हैं, रॉ मटेरियल महंगा किया जाता है, बिजली के बिल डबल ट्रिपल हो जाते हैं। तो जब वो एंड फाइनल फिनिश गुड्स बनाते हैं तो वो महंगी होती है, और वो जो महंगी चीज है वो फिर हमें खरीदनी पड़ती है। अब वो अगर अशियाए खुर्दोनोश है, ईडेबल आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, पेट्रोल है, डीजल है, तो जब वो महंगा होगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। जब ऊपर की तरफ जाती है तो एक शख्स जो पहले 100 रुपए में नाश्ता कर सकता था, अब उसको नाश्ता करने के लेट से 200 रुपए, 170, 190 रुपए चाहिए। तो अब वो कैसे करेगा? उसके पास तो 100 रुपया, तो गुर्बत बढ़ती चली जाती है। यानी जो खते गुर्बत है, पॉवर्टी लाइन है, लोग बगैर गरीब हुए गरीब हो जाते हैं। यानी कि आप इसको इस तरह समझ ले कि घर बैठे बैठे आपके पास अगर 1 लाख रुपया है तो वो 70,000 रुपए बन जाएंगे, आपकी मनी डिवैल्यूएट होने की वजह से, टैक्सेस लगने की वजह से, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की वजह से। गवर्नमेंट जब चीजों को महंगा करती है तो आपको एक नुकसान नहीं हो रहा, एक नुकसान तो ये हो रहा है कि आप कर्जा जितना ले रहे हैं उससे 3-4 गुना ज्यादा वापस कर रहे हैं। दूसरा नुकसान ये हो रहा है कि आप मुल्क में उस कर्जे को इस्तेमाल करके इकोनॉमी डेवलप नहीं कर रहे बल्कि कर्जा वापस करने के लिए कर्जा ले रहे हैं। तीसरा नुकसान ये होता है कि ऑलरेडी गरीब के ऊपर और बोझ आ जाता है। अब इससे पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस होती हैं। आपके मुल्क में कैओस होता है, लॉलेसनेस होती है, स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, एजिटेशंस होती हैं, धरने होते हैं, सिट-इन्स होते हैं, और जो इदारे, जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन जो स्टेट को रन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होती है। तो स्टेट अंदर से जब खोखली होगी, जब सिट-इन्स होंगे, जब धरने होंगे, जब लॉकडाउन होंगे, इस तरह की चीजें होंगी, तो उस दिन बिजनेस नहीं होगा, उस दिन मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी, और उसके साथ साथ कोरोना वायरस भी है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि फैटफ की ग्रे लिस्ट में आने से हमें कितना ज्यादा नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल 2019 में फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को ईयरली 10 बिलियन यूएस डॉलर का सिर्फ नुकसान इस लिस्ट में आने से हो गया। ये तो मैंने अभी एक एस्पेक्ट बताया। दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा जो फॉरेन इन्वेस्टर है, बड़ी दुनिया की कंपनीज हैं जो के मुल्कों में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, सैमसंग को ले लें या बैंकिंग इंडस्ट्री को ले लें, बार्कले बैंक को ले लें या और बड़े बड़े इदारों को ले लें, तो ये मुल्कों में आते हैं, उन मुल्कों में एग्रीमेंट्स करते हैं, वहां पर इंडस्ट्री लगाते हैं, सर्विसेज सेक्टर में आते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तनख्वाहें मिलती हैं, पैसा आता है। अब जिस मुल्क को फैटफ ने अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया हो, उस मुल्क में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इन्वेस्टर आने से डरता है, क्योंकि उसको पता है इस मुल्क के तो ऊपर ऑलरेडी सैंक्शन है, ये ग्रे से अगर ब्लैक में चला गया तो मेरा क्या बनेगा, और वहां पर मैं चलूंगा कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऐसे मुल्क में कैओस होगा, ऐसे मुल्क में सेटिंग्स होंगे, धरने होंगे, लॉलेसनेस होगी, गुर्बत होगी, स्ट्रीट क्राइम्स होगा। तो मशीनरी एक हद तक ही चीजों को रोक सकती है, तो फॉरेन इन्वेस्टर उस मुल्क में नहीं आता। ये दूसरी बड़ी नुकसान हो गया। अब चलते हैं वापस कि एक तो फैटफ का ये होता है कि आपको लिस्टिंग में डाल देती है, दूसरा क्या होता है कि फैटफ क्या करती है, ये ऐसी रिकमेंडेशन देती है कि अपने आइन में, अपने मुल्क के कानून में आपने ये तब्दीली लानी है। मसलन आपके मुल्क में जो बिजनेस हो रहा है उसकी एक्टिविटीज कैसी हैं, उसको रजिस्टर्ड किस हद तक किया गया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको रजिस्टर कर रही है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसी तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स होती है, इसमें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, स्टॉक एक्सचेंज होती है, इसी तरह रेवेन्यू के डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनलैंड रेवेन्यू होता है, टैक्सेशन के डिपार्टमेंट होते हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन होता है। तो ये तमाम क्या रजिस्ट्रेशंस हैं, क्या बिजनेस लीगल है, अच्छा अब उस बिजनेस में जो फंड आया वो कहां से आया, अच्छा क्या उस बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन है थ्रू बैंकिंग चैनल हो रही है, अगर बैंकिंग चैनल ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो जो पैसे उसके पास आए वो कहां से आए। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये रिकमेंड करती है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस दी जाए किसी भी मुल्क के शहरी के अकाउंट को एक्सेस करने की। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है कौन सी हो सकती है, ये इंटरपोल भी हो सकती है, ये और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं। तो इस तरह जो लोग वहां बिजनेस कर रहे होते हैं वो भी थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं कि हमारी बिजनेस लीक्स हो रही हैं, हमारी फाइनेंशियल लीक्स हो रही हैं, और मुल्क जो है वो किसी भी तरह से अपने मुल्क में बिजनेस करने वालों को भी उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। अब जब कंपनियां नहीं आएंगी मुल्क में, बिजनेस नहीं होगा, और अगर जो थोड़ा बहुत बिजनेस हो रहा है उसको भी मॉनिटर किया जाएगा, ऊपर से कोरोना आ जाएगा, तो आप अंदाजा लगाएं इकोनॉमी कहां जाके बैठ जाएगी। तो फैटफ बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है,
اور دنیا کے بڑے ممالک اب اس کے تھرو پلے کر رہے ہیں پاکستان جیسے ملکوں کو اپنی ٹرمز پہ لانے کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں پاکستان کے پاس وے فارورڈ کیا ہے. تھوڑا سا میں نے آپ کو جو کہ پہلے بھی بتایا کہ پاکستان کو انڈیا، اسرائیل اور امریکہ نے بلیک لسٹ کرنے کی بات کی، ملیشیا، ٹرکی نے ہمیں سپورٹ کیا، ابھی بھی چائنا ہمارے ساتھ ہے. اب اس کے الٹرنیٹیوز کیا ہیں؟ فیکٹرز کی ان چیزوں سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ اپنے پیروں پہ کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنے اوپر سے جو ٹیررزم کا لیبل ہے وہ کیسے اتار سکتے ہیں؟ اسٹیٹ کو کیسے ہم شو کر سکتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے اس کی پراپر لیجسلیشن ہے، پراپر قانون سازی ہے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ 24 امپورٹنٹ نکات ہیں فیٹف کے، پھر کسی دن میں آپ سے ڈسکس کروں گا. ان نکات میں سے 12-14 پاکستان نے پورے کر دی ہیں. اب پاکستان انڈر آبزرویشن ہے فیبروری 2021 تک. باقی کے نکات اگر ہم پورے کریں گے تو ہم اس گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آ جائیں گے، اور جو میں نے آپ کو بتایا گرے لسٹ کے نقصانات وہ بھی انشاءاللہ اس سے ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، ناکام ہو جاتے ہیں، تو پھر انڈیا، اسرائیل، امریکہ، فرانس جیسے ممالک جو ہیں ہمیں بلیک لسٹ میں ڈالنے پہ تل جائیں گے اور ہمارے لیے مشکل ہوگا. صرف اور صرف یہ ممالک نہیں تل جاتے، ہوتا یہ کہ ان 37 ملکوں کے ساتھ لابنگ کی جاتی ہے. واٹ از لابنگ؟ کہ ایک ملک اپنے سے ریلیٹڈ باقی ملکوں کو کہتا ہے تم نے بھی یہ کرنا ہے. مثلا اکتوبر 27 کو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا بیکا کے نام سے، بیسک ایکسچینج اینڈ کوپریشن ایگریمنٹ انڈیا اور امریکہ کا، جس کو 2+2 ایگریمنٹ کہتے ہیں. ہمارا پاکستان سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 2 اس پر ڈیٹیل میں ہم نے بات کی ہے. اب انڈیا کا الائے بیکا میں کون ہے؟ امریکہ ہے. اسی طرح انڈیا کے ساتھ سول نیوکلیئر ڈیل بھی کی ہوئی ہے. اسی طرح یو کے بھی انڈیا کے ساتھ کوئی ریلیشن ہوں گے، فرانس کے ساتھ بھی ہوں گے. تو انڈیا کیا کرے گا؟ اس طرح عرب کے ساتھ انڈیا کے بھی بڑے اچھے ریلیشن ہیں، یو اے ای کے ساتھ ہے، قطر، بحرین اور سعودی عربیہ کے ساتھ ہے. تو یہ لابنگ کرے گا انڈیا، اور لابنگ کر کے جو پرپوزل یہ بنائے گا باقی ملکوں کو دے گا آپ نے اس میں میرا ساتھ دینا. اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا کہ پاکستان اینٹی لابنگ کرے، پاکستان چائنا کو ساتھ ملائے، ترکی کو ساتھ ملائے، ملیشیا کو ساتھ ملائے اور باقی مسلم ممالک کو ساتھ ملائے، اور 12-13 ممبر اکٹھے کر کے اس پرپوزل کو فیبروری 2021 میں نان ریکمینڈ کروا دے، اور اس کے بعد وائٹ لسٹ میں آ جائے. اب ان ملکوں کے ساتھ جب پاکستان لابنگ کرے گا، جس میں سعودی عرب ہے، جس میں یو اے ای ہے، جس میں قطر ہے، اب یہ ملک کون ہے؟ یہ وہی ملک ہے جو ابھی ریسنٹلی اسرائیل کو ایز اے ریاست تسلیم کر چکے ہیں. تو لابنگ تبھی ہوتی ہے جب کچھ لین دین ہوتا ہے. انٹرنیشنل پالیٹکس تو انٹرسٹ کی پالیٹکس ہوتی ہے، انٹرنیشنل ریلیشن میں تو آپ نے اپنے انٹرسٹ کو پرسو کرنا ہے. تو اگر آپ کو کوئی بینیفٹ چاہیے تو آپ نے کسی کو بینیفٹ دینا بھی ہے. تو یہاں سے آپ کو پورے کا پورا انوائرمنٹ سمجھ آتا ہے گلوبل پالیٹکس کا، کہ کس طرح انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کو بنایا جاتا ہے، کس طرح انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کو یوز کیا جاتا ہے. اور اس کو ہم بولتے ہیں نیو کولونیلزم. ایک ہوتا تھا امپیریلزم یا کولونیلزم جس میں ڈائریکٹ کسی ملک پہ کوئی ملک جاتا تھا، جس طرح یو کے کی کالونیز تھی، اسپین، پرتگال، فرانس کی کالونیز تھی، اور ان ملکوں پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے، فوجیں بیٹھتی تھی، ایڈمنسٹریشن بیٹھتے تھے، اور ان ملکوں کو ایکسپلائٹ کرتے تھے، استحصال کرتے تھے، ان کے جو وسائل ہیں ان کو استعمال کرتے تھے. 1945 کے بعد انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بن گئی. اب آرگنائزیشنز کے تھرو ملکوں کو کمپرومائز کروایا جاتا ہے. اب نیو کولونیلزم کیا ہے کہ ان آرگنائزیشن کے آگے بھی لیڈنگ آرگنائزیشن بنانی ہے جو فیٹف کی طرح ایکشن ٹاسک فورس ہیں، جو کہ ریکمینڈ کریں گی، سفارشات پیش کریں گی کہ یہ ملک یہ ہے، یہ ملک یہ ہے. اور وہ آرگنائزیشنز کون ہیں؟ وہ آرگنائزیشن کو نیوٹرل ادارے نہیں ہیں، بلکہ وہ ممبر کنٹریز کی وجہ سے بنتی ہیں. 37 ممبر کنٹریز ہیں، اور ان ممبر کنٹریز میں کون سے ممالک ہوں گے؟ کچھ آپ کے دوست ہوں گے، کچھ آپ کے دشمن ہوں گے. کچھ اگر آپ کے کھل کے دشمن نہیں بھی ہوں گے تو ان کے انٹرسٹ ہوں گے آپ کے دشمنوں کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں اینیمیز اینیمی از مائی فرینڈ. تو یہ بڑا کمپلیکس سا سٹرکچر بن جاتا ہے. اب پاکستان کو اس میں کیا کرنا ہے؟ 3 یا 4 امپورٹنٹ ریکمینڈیشن ہے جو میں اس کو انالیسس کر رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن، گلوبل پالیٹکس یا پولیٹیکل اکانومی. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو چائنا کے ساتھ اپنے مراسم اور زیادہ مضبوط کرنے ہیں، اور اس بلاک سے، ویسٹرن بلاک سے جان چھڑانے کی کوشش کرنی ہے. کیونکہ چائنا جو RCEP بنا رہا ہے، ریجنل کوپریشن اگریمنٹ جو کر رہا ہے، کمپریہنسو اکنامک اگریمنٹ جو کر رہا ہے، جس میں 15 ممالک ہیں، جس میں 10 آسیان ممبرز ہیں اور 5 نان آسیان کنٹریز ہیں، جس میں نیوزی لینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، چائنا ہے اور ساؤتھ کوریا ہے. تو یہ ممالک مل کر کوئی ایسی آرگنائزیشن بنا سکتے ہیں جو FATF کے اینٹی آرگنائزیشن ہو. فیوچر میں ایسا ہو سکتا ہے، تو پاکستان کو تھوڑی مدد ملے گی. دوسرا، پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ مسلم ممالک کے ساتھ کسی بھی صورت بائی اینی مینز ڈپلومیسی کر کے، نیگوسیشن کر کے، چائنا کو بیچ میں ڈال کے، کسی اور ملک کو کہہ کے، اپنے دوست اسلامی ملک کو کہہ کے
दूसरे इस्लामी मुल्क से जो हम डिस्टेंस हुए पड़े हैं, जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी की वजह से हमें दूर किया गया, उससे हम बचें। हम उन ममालिक के साथ दोबारा ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करें ताकि इंडिया, अमेरिका, इजराइल की बात मान के वो मुल्क दोबारा फैटफ में हमारे खिलाफ वोटिंग ना करे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें करनी पड़ेगी वो ये करनी पड़ेगी कि हमें अब जो कॉन्फ्लिक्ट आगे आने वाले हैं दुनिया के, उससे अपने आप को अवॉइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह ईरान का कॉन्फ्लिक्ट सर के ऊपर है, इजराइल और अमेरिका चाहते हैं ईरान पे हमला करना, तो पाकिस्तान को अब डिस्टेंस करना होगा बाकी मुल्कों की पॉलिटिक्स से। जिस तरह हम अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में 1980s में भी थे और 2010 के बाद भी थे, तो हमें उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो हमें उसको अपने आप को डिस्टेंस करना पड़ेगा। हमें खत्ते में पीस के लिए बात करनी पड़ेगी। फिर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें अपनी जो इकोनॉमी है उसको बेहतर करना पड़ेगा। कुछ ऐसे बेल आउट पैकेजेस देने पड़ेंगे, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज को ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ेगी, चाहे वो चाइना सीपैक इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू हो रही हो, चाहे वो अदर देन दैट हम दुनिया में बड़े प्राइवेट इन्वेस्टर और कंपनीज को कन्विंस करें कि अच्छे एग्रीमेंट के थ्रू कुछ ले दे के कुछ बेनिफिट आप ज्यादा ले ले, लेकिन हमारे मुल्क में बिजनेस आके करें, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है स्टेबल हो और डॉलर का रेट जो है वो नीचे की तरफ आए, जिससे हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी, मुल्क के अंदर इकोनॉमी आएगी, मुल्क के अंदर कंट्रोल्स होंगे और मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। एक और चीज हमें ये भी करनी पड़ेगी कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज को ऊपर लेके जाएं, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें, उसके साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी में कुछ ऐसी डिप्लोमेसी करें, मीडिया का रोल करें, एकेडमिया का रोल करें, आपके फॉरेन ऑफिस का रोल वहां पर हो, थिंक टैंक्स का रोल वहां पर हो, कि दुनिया में एक इमेज पाकिस्तान का बेहतर किया जाए, जिसको इस वक्त भी भारत जो है वो टार्निश करने की कोशिश कर रहा है। और उसके साथ साथ जो भारत के एग्रेसिव एजेंडाज हैं, भारत की जो मूव्स है पाकिस्तान के साथ, जो पिछले इसी महीने नवंबर 15 को पाकिस्तान ने अनवेल किया, किस तरह वो इन्वॉल्व है बहुत सी ऐसी चीजों में जिससे पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का शिकार बनाया जा रहा है इंडिया की तरफ से। कश्मीर के इशू को पीसफुली दुनिया में प्रमोट करें और एग्रेशन का रास्ता छोड़कर डिप्लोमेसी, पैसिफिज्म और थोड़ा सा कनिंग तरीके से इस मुश्किल दौर से किसी तरह निकला जाए और खड़ा हुआ जाए। याद रखिएगा, प्रेशर पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा है, इस्लामी ममालिक से भी है, यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी और उसके साथ इंडिया से भी हैं, क्योंकि इन ममालिक की आपस में बहुत ज्यादा अलायंसेस हैं। पाकिस्तान के ऊपर इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, सब नेशनलिस्ट चीजें भी हैं। देखें ना, एक ही वक्त में सब नेशनलिस्ट मूवमेंट भी पाकिस्तान में चल रही है, पीडीएम जैसी तहरीकें भी चल रही हैं, कोरोना भी पाकिस्तान के अंदर है, इकोनॉमी भी नीचे गई हुई है, टैक्स भी आईएमएफ के कहने पे नए लगाने हैं, फैटफ के कहने पे कानून साजी भी करनी है और उसी पार्लियामेंट में होनी है जिसमें ऑपोजिशन गवर्नमेंट के खिलाफ है। तो पाकिस्तान अपनी पैदाइश से लेकर आज दिन तक के सबसे बदतरीन दौर में दिसंबर 2020 में दाखिल हो चुका है। अब अगले 2-3 महीने बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो हम इस पूरे के पूरे जब नक्शा हम खींचते हैं तो इस क्रिटिकल दौर से दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हमें निकाले और हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी बेहतर रहे, डिफेंस भी हमारा बेहतर रहे और हमारे अलायंसेस बेहतर हों और हम इंटरनली ग्रोथ की तरफ जाए, हमारे इंडेक्सेस ठीक आए और उन जो पैरामीटर्स है उनकी बुनियाद पर हम फैटफ जैसे इदारे से एक दफा व्हाइट लिस्ट में आके स्टेबल हो सकते हैं। और अगर हम इस दौर से निकल गए तो हम आने वाले वक्त में बहुत बेहतर मुल्क बन के सामने आएंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो याद रखिएगा, इंटरनेशनली दज्जाल यानी दजल, धोखा, निजाम, स्ट्रक्चर, सिस्टम, ये सब मिल चुके हैं और इनका टारगेट पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है और पाकिस्तान को किसी तरह भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिकली नाउजुबिल्लाह पैरालाइज करना है। अल्लाह ताला हम सबकी मदद करे। इस टॉपिक को मैंने क्रिटिकली हर एस्पेक्ट से आपके साथ सिर्फ इसलिए डिस्कस किया है कि ज्यादातर लोग सिर्फ इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और चीजें बताते हैं, इसके इर्द गिर्द पॉलिटिकल इकोनॉमी नहीं बताते कि वो जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है फैटफ से जुड़ी वो क्या है। होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।